जल का हिमांक अर्थात जमने का तापमान सामान्य दबाव पर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बारे में कुछ जान लें। हिमांक का तात्पर्य होता है कि किस तापमान पर जल जम जाता है, अर्थात द्रव से ठोस बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, वहीं पर अगर इसका मान फ़ारेनहाइट में बताना हो तो वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। अर्थात संक्षेप में कहें तो सेल्सियस में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, जल चक्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य की गर्मी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल चक्र में सूर्य की गर्मी मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें सूर्य की गर्मी नदियों, झीलों, महासागरों आदि की सतह पर मौजूद जल को गर्म करती हैं। गर्म होने पर जल के अणु तेज गति से गति करने लगते हैं, जिसके कारण इनके अंदर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इन ऊर्जा के कारण ये ऊर्जावान अणु द्रव अवस्था के बंधनों को तोड़कर हवा में ऊपर उठते हैं। इस तरह जल का ऊपर उठना भाप कहलाता है। यह भाप जब ऊपर पहुंचता है तो ठंडा होकर बर्फ की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उन्हें नीचे खींच लेती है और ये बर्फ नीचे आते आते वायुमंडल की गर्मी से गर्मी प्राप्त कर लेने के बाद जल की बूंदों के रूप में यह नीचे आ जाते हैं। अगला प्रश्न, जल का कौन सा गुण इसे सार्वभौमिक विलायक बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कई पदार्थों को घोलने की क्षमता। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉनों का झुकाव होता है, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनात्मक आवेश होता है। पानी के अणु हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होते हैं। ये बंधन विलेय को विलायक से जुड़ने में मदद करते हैं, जिससे विलेय पानी में घुल जाते हैं। इसी कारण से जल का यह गुण उसे सार्वभौमिक विलायक बना देता है। अगला प्रश्न, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 इकाई और ऑक्सीजन का परमाणु भार लगभग 16 इकाई होता है। इस प्रकार जल का आणविक भार अर्थात परमाणु भार 18 इकाई होता है। वैसे इसका पूरा शुद्ध मान 18.015 इकाई होता है। अगला प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसका कारण पानी की अद्वितीय आणविक संरचना होती है, जो इसे इस तापमान पर सबसे अधिक घना बनाती है। जब पानी उच्च तापमान से ठंडा होता है तो यह 4 डिग्री सेल्सियस तक घना होता है। इसके बाद यह फैलने लगता है
जिससे बर्फ का घनत्व तरल पानी से कम हो जाता है। अगला प्रश्न, जल का पीएच मान शुद्ध अवस्था में कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसका अर्थ है कि जल न तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। पीएच की अगर बात करें तो पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है और पीएच पैमाने की खोज एक वैज्ञानिक सोरेनसन ने किया था, जिसमें 0 से 14 तक एक पैमाना होता है। यदि किसी द्रव का मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है और 7 से अगर कम होता है तो वह अम्लीय होता है, अर्थात खट्टापन होता है। वहीं पर 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वह क्षारीय अथवा कड़वा होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सी आयनों की सांद्रता बराबर होती है, इसलिए शुद्ध जल उदासीन होता है। भारी जल अर्थात D2O किस कारण विशेष है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें ड्यूटेरियम होता है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। भारी जल इसलिए विशेष होता है क्योंकि इसमें इसके अणुओं में हाइड्रोजन के स्थान पर एक भारी समस्थानिक अर्थात ड्यूटेरियम के परमाणु होते हैं, जिसके कारण इसका आणविक द्रव्यमान सामान्य जल की तुलना में अधिक होता है। इस भारी आणविक भार के कारण भारी जल का घनत्व, गलनांक और क्वथनांक सामान्य जल से अधिक होता है। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह न्यूट्रॉन की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और उन्हें धीमा कर सकता है। अगला प्रश्न, जल का विशिष्ट ऊष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत अधिक। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। पहले हम यह जान लें कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है। जब किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 सेल्सियस डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी या 4.186 जूल होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य सामान्य पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक होती है। जल के अणुओं के बीच मजबूत हाइड्रोजन बंध होते हैं। ऊष्मा देने पर इस ऊर्जा का एक हिस्सा इन बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाता है, जिससे तापमान में धीमी वृद्धि होती है। अर्थात उच्च विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि पानी तापमान में बड़े बदलाव के बिना बड़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित कर सकता है और इसे बनाए रख सकता है। पानी की इसी विशेषता के कारण हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है, भले ही बाहरी वातावरण में काफ़ी उतार चढ़ाव हो। अगला प्रश्न, जल में किस प्रकार की ध्रुवीयता पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्रुवी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल में ध्रुवीय गुण पाया जाता है, इसको इंग्लिश में पोलर प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जल के अणुओं में आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक आवेश होता है। हाइड्रोजन परमाणु पर थोड़ा यानी आंशिक धनात्मक आवेश होता है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश होता है। यह ध्रुवीय प्रकृति जल को अन्य ध्रुवीय अणुओं और आयनों को आसानी से घोलने में सक्षम बनाती है। जल के संदर्भ में ध्रुवीय होने का तात्पर्य है कि पानी के अणु धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के
पृथक्करण के साथ एक ध्रुवीय अणु है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं से अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जिससे ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं और अणु के एक सिरे पर आंशिक ऋणात्मक आवेश तथा दूसरे सिरे पर आंशिक धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को पोलर प्रॉपर्टी या ध्रुवीय गुण के नाम से जाना जाता है, जो जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें आयन नहीं होते। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। विद्युत चालकता के लिए विलयन में आवेशित कणों का आयनों का होना आवश्यक होता है। ये आयन विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करते हैं, जबकि जल में विद्युत आवेशित आयन नहीं होते हैं। लेकिन जब उनमें कुछ मिला दिया जाता है, जैसे हम साधारण नमक को पानी में मिला देते हैं, तो यह धनात्मक सोडियम आयन यानी Na+ और ऋणात्मक क्लोरीन आयन अर्थात क्लोरीन माइनस में टूट जाता है, जिससे घोल विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसी तरह नदी के पानी या वर्षा जल में भी खनिज और अन्य अशुद्धियां घुली होती हैं, जिससे वे आयनित होकर विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। अगला प्रश्न, जल की संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोण कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 104.5 डिग्री। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बंधन कोण लगभग 104.5 डिग्री होता है। यह एक वी आकार का अणु होता है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर 2 आवेशित इलेक्ट्रॉन युग्म भी होते हैं, जो बंधन कोणों की को थोड़ा झुका देते हैं। अगला प्रश्न, जल में कौन सा गुण इसे रासायनिक रूप से उदासीन बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समान हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सी आयनों की उपस्थिति। अगला प्रश्न, जल का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किस रूप में सबसे अधिक होता है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, विलायक। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, विलेय को सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय वह पदार्थ है जो कम मात्रा में होता है और जो किसी अधिक मात्रा वाले पदार्थ में घोला जाता है। वहीं पर विलायक वह पदार्थ होता है जो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें कोई कम मात्रा वाला पदार्थ मिलाया जाता है। वहीं पर विलयन वह पदार्थ होता है जो दोनों को मिलाने पर प्राप्त होता है, अर्थात विलेय को जब विलायक में मिला दिया जाता है तो इनके बाद जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न, जल में कौन सा गुण इसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्रुवीय प्रकृति। अगला प्रश्न, जल का विद्युत अपघटन होने पर कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में पानी टूट जाता है और शुद्ध हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाता है, अर्थात जल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसे ही जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला प्रश्न,
जल में कौन सा बंध उपस्थित होता है जो इसके अणुओं को जोड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बंध। अब इसके बारे में कुछ जान लें। जल के अणुओं को जोड़ने वाला बंधन हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जब दो जल के अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो एक अणु का धनात्मक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु की ओर आकर्षित होता है। यह आकर्षण ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है, जो जल के अणुओं को एक साथ बांधे रखता है। अगला प्रश्न, जल का सतही तनाव अर्थात सरफेस टेंशन अधिक होने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बंध। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल का सतही तनाव अधिक होने का कारण उनके अणुओं के बीच मौजूद ससंजक बल होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जब पानी की सतह पर कोई अणु होता है तो उसके नीचे और बगल के अणु तो अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन ऊपर कोई अणु न होने के कारण कोई बल नहीं लगता। इसी कारण वह संतुलित अवस्था में न रहकर तनी झिल्ली की तरह नजर आने लगता है। इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला प्रश्न, जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य द्रवों की तुलना में कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत अधिक। अगला प्रश्न, जल का पीएच मान सामान्यतः क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान के आधार पर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1:8 यानी 1:8। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के आधार पर अनुपात 1:8 होता है। इसका कारण यह होता है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और इस प्रकार उनका कुल द्रव्यमान 2 इकाई होता है, जबकि ऑक्सीजन का एक परमाणु 16 इकाई द्रव्यमान का होता है। अर्थात हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 बराबर 16, तो 2:16। जब इसमें से कॉमन निकाल देते हैं तो यह 1:8 हो जाता है। लेकिन वहीं पर यदि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात पूछा जाए तो इसका सही उत्तर 2:1 होता है, क्योंकि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। अगला प्रश्न, जल का गैसीय रूप क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाप। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल का ठोस रूप बर्फ होता है, द्रव रूप जल होता है और गैसीय रूप भाप होता है। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न, जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि यह अधिकतर पदार्थों को घोलता है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सार्वत्रिक विलायक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी अन्य तरल की तुलना में सबसे अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है और इसी कारण पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, क्योंकि जल ही एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अन्य तरल की तुलना में सबसे अधिक पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार का यौगिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहसंयोजक।
अब इसके बारे में और कुछ जान लें। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें दो अलग अलग तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु रासायनिक रूप से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। अगला प्रश्न, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है क्योंकि पानी जब जम जाता है तो उसके अणु एक खुले पिंजरे जैसी गैस संरचना बनाते हैं, अर्थात इस संरचना में अणुओं के बीच खाली जगह बहुत अधिक होती है। खाली जगह अधिक होने के कारण समान द्रव्यमान की बर्फ द्रव पानी की तुलना में अधिक जगह घेरने लगते हैं, अर्थात आयतन अधिक हो जाता है। क्योंकि जब आयतन अधिक होगा तो घनत्व कम होगा और आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा, क्योंकि घनत्व का फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और अगला प्रश्न, जल में अधिकतम कौन सी गैस घुलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस अमोनिया होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु होते हैं जो पानी के साथ मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जिससे वह पानी में घुल जाता है। अमोनिया पानी में घुलकर अमोनियम आयन बनाता है जो इसकी घुलनशीलता को और बढ़ाता है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना द्विध्रुवी होने के कारण यह जल में घुलनशील होती है, लेकिन इस विकल्प में अमोनिया नहीं दिया है, इसलिए हम अपना उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार का विलायक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुवी। अगला प्रश्न, जल के अणु का आकार कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोणीय या वी शेप। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार के बंधन के कारण तरल रूप में रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंधन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। पानी अपने हाइड्रोजन बंध के कारण कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहता है। वे हाइड्रोजन बंध पानी के अणुओं को एक साथ चिपकाए रखते हैं, लेकिन ये इतने मजबूत नहीं होते कि पानी को ठोस बना सके या इतने कमज़ोर नहीं कि उसे तुरंत गैसीय अवस्था में बदल दें, बल्कि ये लगातार टूटते और बनते रहते हैं जिससे अणुओं को एक निश्चित चिपचिपी प्रकृति मिलती रहती है और वह द्रव अवस्था में रहता है।